नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टडी विद चिंटू। तो मैं आप सभी का दोस्त चिंटू एक बार फिर से आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। तो सॉरी। और आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। लाइक में बिल्कुल भी कमी ना छोड़ें। ऐसा होता है यदि व्यूज़ आते हैं 100%, उसमें से 40% ही लाइक आते हैं। तो लाइक की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। आप लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करा करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करा करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को। और कमेंट कर कर ज़रूर बताया करें आपको वीडियो कैसी लगी या आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। आप लोगों ने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा कि हमें आज हम किस चीज़ पर बात करने वाले हैं, कौन सा टॉपिक है, कौन सा जीवन परिचय रहेगा आज हमारा। तो आज मैं आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट जीवन परिचय लेकर आया हूँ, जो कि लगभग कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक की हर हिंदी की बुक में मिलेगा। आपको एवरी बुक में ये जीवन परिचय मिलेगा। तो नाम है इनका प्रेमचंद। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम वीडियो को आरंभ करेंगे अब, और चलते हैं आइए हम अपनी वीडियो की तरफ। तो इनका नाम है प्रेमचंद। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। देखिए इन्होंने बता रखा है फुल डिटेल में आपको यहाँ पर आज ये इनके जीवन के बारे में, इनके जीवन परिचय के बारे में मिलने वाला है। तो इनका जन्म सन 1880 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? बनारस, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है बनारस, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। और गांव है लम्ही गांव है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था, है ना। तो आपको फुल डिटेल में लिखना है। उनका जन्म सन 1880 ईस्वी में उत्तर प्रदेश, बनारस, जिला बनारस, गांव लम्ही में हुआ था। उनका मूल नाम था जो धनपत राय था, बचपन का नाम। ठीक है, ये उनका बचपन का नाम था। ठीक है, प्रेमचंद का बचपन का नाम था धनपत राय। जैसे अब एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे कि कई बार ऐसा होता है स्कूल में किसी बच्चे का कुछ नाम है और घर पे उसे हम किसी नाम से बुलाते हैं। जैसे कि ऑप्शन लेते हैं दीपक नाम है स्कूल में और घर बोलते हैं नैतिक, या फिर नैतिक नाम है स्कूल में, घर बोलते हैं दीपक या दीपू। इस नाम से भी हम जानते हैं, है ना। ऐसा होता है। तो इनका ये मूल नाम था धनपत राय। प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता। उनका बचपन मतलब अभावों में बीता। बचपन का अच्छी स्थिति नहीं थी, परिवार की स्थिति जो बिल्कुल ठीक नहीं थी, बैकग्राउंड अच्छा नहीं था। जैसा कि हम बोलते हैं आज के टाइम में इंग्लिश में, बैकग्राउंड इज़ नॉट बेटर, है ना। और उनकी शिक्षा बीए तक ही हो पाई, मतलब वो बीए तक ही पढ़ाई कर पाए। बीए से आगे वो पढ़ाई नहीं कर पाए क्योंकि कंडीशन अच्छी नहीं थी, फिर सर्विस करनी पड़ी। इस वजह से आगे वो पढ़ाई नहीं कर पाए। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। देखिए उन्होंने बीए तो की, अब बीए के बाद में किसी तरह उन्होंने सोचा घर का खर्चा निकालूंगा, सब कुछ काम करूंगा। लेकिन गांधी जी का यह आंदोलन चला जो, फिर उनको सरकारी नौकरी छोड़नी पड़ी। आंदोलन का नाम क्या था? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन चला, फिर उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी को त्याग पत्र दे दिया।
उनके लिए देश ज़्यादा प्यारा था। उन्होंने कहा यदि हमारे देश को आज़ादी मिल जाती है, हम आज़ाद हो जाते हैं, फिर तो नौकरी नौकरी है। सभी यही चाहते थे। उन दिनों में बहुत लोगों ने, जब असहयोग आंदोलन चला हमारे देश में, उस समय बहुत लोगों ने सरकारी नौकरी छोड़ी, त्याग पत्र दिए। और अब हम आगे चलते हैं और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए, मतलब बस फिर लिखने लगे। आंदोलन में जाते थे, आंदोलन को देख देख के लिखा करते थे, क्या हुआ क्या नहीं, इस तरह। फिर उन्हें बहुत से लिखी भी है, आगे देखते हैं अब हम। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। इस महान कथाकार का देहांत हो गया। देखिए कितने बड़े नाम से दिया है। इनका सन 1936 में देहांत हो गया था। अब हम आगे देखते हैं। प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। संकलित का मतलब जानते हैं आप क्या है? मतलब प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। संकलित का मतलब होता है शामिल है, लिखी हुई है किसी भी चीज़ में। जैसे एक बुक है, 4 खंड में आपकी बुक है, हिंदी की बुक है, उसमें क्या है, चैप्टर है ना आपके हिंदी के, वो इस तरीके से 2 खंड में है, इस तरीके से संकलित है। पढ़कर देखना। अब आगे देखते हैं उनकी और क्या क्या लेखन है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि। देखिए नाम सुन लीजिए। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला गबन, कर्मभूमि। निर्मला गबन, कर्मभूमि और कायाकल्प, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास है। ये उनके प्रमुख उपन्यास है। जब आप कभी भी जीवन परिचय लिख रहे हैं तो आपको हेडिंग, मैंने पहले भी पिछली वीडियो में बताया था कि कहानियाँ लिखेंगे तो पहले कहानी हेडिंग डालेंगे, फिर जो भी कहानियाँ वो लिखेंगे। उपन्यास है तो आप उपन्यास हेडिंग डालेंगे, फिर आगे वो लिखेंगे। और यदि कुछ और है, गद्यखंड, काव्यखंड, तो उनका वो डालेंगे, फिर वो लिखेंगे। ठीक है। तो जो लोग इस वीडियो को सुनकर लिखते हैं या कहीं भी और वीडियो भी सुनकर वो लिखते हैं, मैं नहीं कहता यही वीडियो सुनकर लिखते हैं, और भी वीडियो सुनकर वो लिखते हैं कुछ भी, जैसे मैंने नाम बताया गबन, कायाकल्प, गोदान। गोदान लिखा, कोमा लगाना है, कायाकल्प लिखा, कोमा लगाना है, गबन लिखा, कोमा लगाना है। हर चीज़ का इनके आगे कोमा लगाना है, जो उनकी लेखन है। ठीक है। अब देखते हैं। उन्होंने हंस जागरण, ठीक है, इन्होंने ये भी लिखा है, देखो, हंस जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन किया है। पत्रिकाओं का भी संपादन किया है उन्होंने। माधुरी है और हंस जागरण है। ठीक है। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया है। ठीक है। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। मतलब वो इसको सशक्त माध्यम, बिल्कुल एकदम सटीक सही माध्यम, इसी को मानते थे वो, है ना। अब आगे चलते हैं हम। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। उन्होंने जिस गांव को भी देखा, जहाँ का जैसा उन्होंने जीवन जिया, ऐसा ही उन्होंने लिखा है। आप कुछ भी उनका उठाकर पढ़ लीजिए।
उसमें आपको ऐसी चीज़ें दिखेंगी उन्होंने कैसा जीवन जिया, जैसा उन्होंने जीवन जी रखा है ना, उसी के ऊपर उसी के बारे में लिख रखा है उन्होंने। और आगे देखिए, किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय है। मतलब उनकी जो रचनाएं है ना, जो भी उन्होंने रचनाएं की है, उन रचनाओं में यही मूल विषय मिलेंगे। स्त्री और शोषण समाज का, मजदूरों की कैसी कंडीशन थी उस समय, क्या स्थिति थी, किसानों की क्या स्थिति थी, कैसे थे किसान, बड़े बड़े जो ज़मींदार होते थे वो किसानों पर किस तरह से अपना जोर जमाते थे, इस तरह की बातें ही आपको उसमें मिलेगी। तो जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो इतना सुनकर प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें यदि चैनल पर आप पहली बार है, और बेल आइकन को भी दबाएं, क्योंकि यदि आपने बेल आइकन नहीं दबाया और ऑल पर सेट नहीं किया तो आपको आने वाली आगे की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी और आप हर वीडियो से वंचित रह जाएंगे। तो ऑल पर सेट ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आखिर में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रेमचंद के कथा सहित साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। मतलब इन्होंने है ना, जो इन्होंने लिखा है उसमें मनुष्यों को ही नहीं, मनुष्य के बारे में ही नहीं लिखा इन्होंने पशु पक्षियों के बारे में लिखा है, उनकी क्या कंडीशन होती है, उनके साथ मनुष्य होते हैं जो हम लोग होते हैं, हम लोग उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, क्या करते हैं, उनके साथ क्या क्या होता है, क्या नहीं, उन्हें खाना कैसा दिया जाता है, कैसा नहीं, क्या खिलाया जाता है, उनसे क्या काम कराया जाता है, क्या नहीं, इस तरह की बातें इन्होंने बता रखी है अपनी रचनाओं में। आगे देखते हैं। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। मतलब कि जो भी ये कहते हैं सीधा कहते हैं, या किसी बात को घुमा फिरा कर नहीं कहते कि हाँ भाई हमने इस बात को इस तरह कह दिया, इस तरह नहीं, इस तरह ये घुमा फिरा कर किसी भी बात को नहीं कहते। ये सीधा बोलते हैं जो बात इनको बोलनी होती है और सरल भाषा में समझाते हैं, बोल देते हैं, चाहे किसी को बुरा लगे या भला लगे। यदि किसी को बुरा भी लगता था, इनका क्या कोई कर सकता था, अब तो ये लिख के जा चुके हैं। जब पहले भी थे अपने जीवन में ये, इन्होंने जो जीवन 56 साल का जीवन लगभग व्यतीत किया है ना, तो उसमें भी ये हमेशा सत्य है और हमेशा कड़वा सत्य बोलना पसंद करते थे और बिल्कुल सीधा बोलना पसंद करते थे। आगे चलते अब हम देखिए, उनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार है। सॉरी फ्रेंड्स, बीच में फ़ोन आ गया था। उनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार है तथा उन्होंने अरबी, फारसी और अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। उन्होंने हिंदी नहीं, उन्होंने अरबी, अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, ये लैंग्वेज भी उन्होंने की है, ये लैंग्वेज भी उन्हें आती है। तो आप लोग जानते हैं कि जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लोग वीडियो को लाइक कर दें। तो जब एक ऐसे कथाकार ने इतनी तरह की भाषाओं में लिखा है तो आप जानते हैं कितना महान कवि हो सकता है वो, कथाकार हो सकते हैं वो। और इनके तो सच में बहुत चर्चे हैं
और आप लोग इस जीवन परिचय को ज़रूर कीजिएगा, याद कीजिएगा, आपके कहीं भी काम आ सकता है। इसमें से कभी भी कोई भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है। और अब आपके लिए अंत में चलते चलते एक क्वेश्चन रख के जाता हूँ। असहयोग आंदोलन कब आरंभ हुआ था? असहयोग आंदोलन कब आरंभ हुआ था? गांधी जी ने इसको कब आरंभ किया था? तो फ्रेंड्स आप लोग ज़रूर बताइएगा मुझे। और जिसने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक कर दे। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कर। लाइक परसेंटेज बहुत कम है, आप लोग लाइक करते रहें। और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हमारे 50+ सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेसन ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। गुड बाय। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ नए दिन। धन्यवाद।